हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के आर्थिक समीक्षा के बारे में जो है 2021-22 की। सबसे पहले हम बात करें कि हमें आर्थिक समीक्षा को क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, साथ में कितना पढ़ना चाहिए और क्या-क्या पढ़ना चाहिए उसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कौन से हैं, ये एसआई राजस्थान जो आरएस सर्विसेज है उनके एग्जाम्स के पेपर आपको दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021-22 के राजस्थान बजट के बारे में। राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय कितना प्रतिशत है। तो आपसे डायरेक्टली डाटा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य की सहभागिता दर कितनी जो है प्रतिशत रही। ये भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली दिया रहता है। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से ही लिया गया है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है। डायरेक्टली ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई। जितनी भी योजनाएं रहती हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में उनकी डिटेल्स आपको मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, आर्थिक सर्वे क्या है। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था की सालाना आधिकारिक क्या होती है, रिपोर्ट होती है। इसके जरिए सरकार, देश या राज्य, या तो देश की सरकार होगी या राज्य में बात करें तो राज्य की सरकार होगी, देश या राज्य के अर्थव्यवस्था की वास्तविक हालत के बारे में बताती है। आ रही बात समझ में। पहली बात तो क्या है कि सालाना क्या होती है, आधिकारिक रिपोर्ट होती है। दूसरी बात ये आ गई कि ये वास्तविक रिपोर्ट होती है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है और उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ कुछ डाटा है, वो आप अगर 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 आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आप वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के डाटा को रख सकते हैं और आपकी बात मानी जाएगी। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आधिकारिक सर्वे जो है रिपोर्ट होती है। इसमें भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं और अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। इस सर्वे रिपोर्ट में देश या राज्य के आर्थिक विकास का अनुमान भी बताया जाता है कि नेक्स्ट ईयर जो है हमारी आर्थिक विकास कितनी होगा। सर्वे रिपोर्ट में आगामी वित्त वर्ष का भी एक खाका पेश कर दिया जाता है। देश या राज्य की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी या धीमी रहेगी, इसकी भी जानकारी दी जाती है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको हम दावा करते हैं कि जितना भी आपको इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएंगे वो आपको आराम से, आसानी से आप हल कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और आपको हम इसी वीडियो के अंदर ही पूरे डाटा जितना जहाँ तक हो सकेगा हम आपको याद ही करवा देंगे। चलो ये शुरू करते हैं। यहाँ बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का योगदान। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के अंदर जो है अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा है और राजस्थान में आकार कितना बड़ा है। तो हम सिर्फ राजस्थान का पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं पता रहता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार, उसकी जीडीपी कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, साक्षरता कितनी है, तो ये हमें नहीं पता रहता है। तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि अर्थव्यवस्था का आकार कैसा है। बात है प्रचलित मूल्यों के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। तो अखिल भारत के अंदर अर्थव्यवस्था का आकार है 232.15 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। राजस्थान के अंदर कितना है, 11.96 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ये आपको डाटा याद रखना है कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो 11.96 लाख करोड़ रुपए है। भारत की जीडीपी में राज्य का प्रतिशत योगदान कितना है। तो भारत की जीडीपी में राजस्थान का प्रचलित मूल्यों पर योगदान कितना है, 5% या 5.15% योगदान है। फिर बात करते हैं जीडीपी या जीएसडीपी विकास दर। देखो, जीडीपी देश के लिए नापी जाती है और जीएसडीपी किसी भी स्टेट के लिए नापी जाती है, ठीक है। तो विकास दर जो है हमारी भारत की रहने वाली है 9.2, ठीक है। और ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है।
और राजस्थान में जो रहने वाली है 11.04। आपको देखना है कि उसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे के डाटा पूछे गए हैं या फिर अन्य किसी संस्था के डाटा पूछे गए हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो कहता है कि भारत की जो जीडीपी रहेगी वो 9.2 रहेगी और राजस्थान की जो जीडीपी रहेगी 11.04 रहेगी। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि सालाना एक व्यक्ति जो है कितने रुपए कमाता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा, ये सबसे पूछने तो आते नहीं है। तो ये क्या करते हैं, पूरी जीडीपी के अंदर एक मध्यम वर्ग के जितनी जो पॉपुलेशन है उसका क्या कर देते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं। उससे क्या आता है, ये हमारे पास प्रति व्यक्ति आय आती है। देखिए यहाँ पर भारत के अंदर क्या है, 1,50,326, ये प्रति व्यक्ति आय का जो डाटा है आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। राजस्थान में जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,35,218 रुपए। अब देखो यहाँ पर आपसे डायरेक्टली डाटा अगर पूछा जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर डाटा नहीं पूछा जाता तो क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय से कम है, क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये कथन गलत है। भारत की प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय से क्या है, अधिक है। फिर बात करते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर के अंदर क्या है कि 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% है और राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 66.1 यानी 66.1% जो है राजस्थान की साक्षरता दर है। जन्म दर की बात करें 2019 में प्रति 1000 जो है जनसंख्या पर भारत के अंदर जन्म दर कितनी है, 19.7 और राजस्थान की जो जन्म दर है वो कितनी है, 23.7। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जन्म दर के अंदर राजस्थान आगे है और साक्षरता दर के अंदर कौन है, भारत की जो पूरे भारत की जो साक्षरता दर है वो अधिक है। यहाँ राजस्थान क्या है, साक्षरता दर में पीछे है। तो आपको एक तुलनात्मक जो है अध्ययन करना है, स्पेशली जहाँ इस पे इम्पोर्टेंट डाटा होंगे वो मैं बताते जाऊंगा साथ साथ। बात आती है कार्य सहभागिता दर, यह भी आपने प्रश्न देखा था, ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि भारत के अंदर जो है कार्य सहभागिता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 39.8% है और राजस्थान में 43.6% है। नेक्स्ट, जनसांख्यिकी प्रोफाइल बात करते हैं। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। आ रही है बात समझ में, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कितना है, ओनली 3.42 मतलब 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत की तुलना में कितना प्रतिशत है। ये हमने काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि कितना प्रतिशत भारत का राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनगणना है, आबादी है वो 121.09 करोड़ है और राजस्थान की कितनी है, 6.85 करोड़, यानी 6.85 करोड़ जो है राजस्थान की जनसंख्या है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उस संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं और भारत के अंदर लिंगानुपात जो है 943 है और राजस्थान में क्या है, 928 है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का लिंगानुपात राजस्थान की तुलना में कम है या अधिक है। तो आपको पता रखना चाहिए कि भारत का तो क्या है, अधिक है और राजस्थान का कम है। डाटा भी आपको याद रहनी चाहिए लिंगानुपात का, तो बिल्कुल 943 और 928। फिर बात आती है कि स्थापित विद्युत क्षमता मेगावाट के अंदर आपको दी गई है। भारत के अंदर 3,93,389 मेगावाट की क्या है, विद्युत क्षमता स्थापित हो चुकी है। राजस्थान के अंदर है 23,321 मेगावाट। तो आपको कभी पूछा जा सकता है कि विद्युत की जो क्षमता है वो कितनी स्थापित क्षमता है हमारे पास, तो ये आपको डाटा याद रख सकते हैं।
सड़क घनत्व है, सड़क घनत्व भी काफी बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि भारत के अंदर जो है सड़क घनत्व कितना है, 161.71 किलोमीटर। आ रही है बात समझ में? किलोमीटर में ओनली। और राजस्थान के अंदर जो है 79 मतलब 79.76 किलोमीटर। तो राजस्थान का जो यहाँ पे भी क्या है, सड़क घनत्व भी कम है। डाक और दूरसंचार, डाकघर, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि डाकघरों की संख्या कितनी है, दूरसंचारों की जो है कितनी है, जब तक कि आप कोई डाक से रिलेटेड कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं। अगर आप डाक से या डाक सेवाओं से रिलेटेड कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जरूर देख के जाएं। फिर बात आती है कि राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का भारत के साथ क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करें। अभी हमने देखा कि भौगोलिक क्षेत्रफल में हमने देखा कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, और भारत का कितना था, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो कितनी है, 6.85 जो है करोड़, और भारत की कितनी है, 121.09 करोड़। दशकीय वृद्धि की बात करें, यहाँ पे ध्यान रखना दशकीय वृद्धि दर किसकी पूछी है, 2001 से 2011 तक। जो वृद्धि दर हमेशा प्रतिशत में होती है। राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो 21 पॉइंट क्या है, 21.3, और भारत की जो वृद्धि दर है वो 17.7। ये क्वेश्चन RS 2018 में पूछा गया है, तो आपको RS 2016 में, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना है आपको। जैसे कि वृद्धि दर के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा है सिंपल कि भारत की तुलना में राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम है या अधिक है। तो सिंपल है, जो राजस्थान की जो है जनसंख्या वृद्धि दर वो अधिक है। स्टेटमेंट आपको हमेशा पहचानने आना चाहिए कि जो है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व राजस्थान का डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कितना है, 200, और भारत का जनसंख्या जो घनत्व है वो 382। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो शहरी जनसंख्या राजस्थान में कितनी है, 24.9% है, और भारत के अंदर 31.1% है। राजस्थान में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कम है भारत की तुलना में। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 17.8% है, कहाँ पर, राजस्थान में 17.8, और भारत की तुलना में भारत का कितना है, 16.6। तो ये आपको ये डाटा याद रखना है। तो SC की हमने बताई कि 17.8% है राजस्थान में, और भारत में 16.6। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राजस्थान और भारत में ST अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सिंपल सी बात है, बाल लिंगानुपात मतलब बच्चों के अंदर हम लिंगानुपात देख रहे हैं, तो 1000 अगर बालकों पर कितनी बालिकाएं पैदा हुई हैं, तो राजस्थान में बात करें तो 888, 888, और भारत की बात करें तो 919। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता जो दर है वो भारत के अंदर और राजस्थान में, तो राजस्थान में कितनी है, 66.1, और भारत में कितनी थी, 73, मतलब 73%। अब साक्षरता दर जो है पुरुषों के अंदर, राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता दर कितनी है, 79.2, 79.2%, लगभग 80% के आसपास राजस्थान में जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं। और यहाँ जो है भारत के अंदर ये 80.9, मतलब ये 81 के आसपास है। तो आपको याद रखना है 79.2 कितना है, राजस्थान का साक्षरता पुरुष साक्षरता दर है, और भारत में जो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है, 80.9। अब महिला साक्षरता की बात करें तो राजस्थान की स्थिति यहाँ पर काफी दयनीय स्थिति है। 52.1% ही महिलाएं क्या है, साक्षर हैं, और भारत के अंदर 64.6, यहाँ पर 64.6% जो महिलाएं हैं भारत में शिक्षित या साक्षर हैं। ये आपको डाटा एकदम याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए बिल्कुल।
कार्य सहभागिता दर की बात करें तो राजस्थान में कार्य सहभागिता दर है 43.6% और भारत में जो है कार्य सहभागिता दर 39.8% होती है। अशोधित जन्म दर 2019 के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर कितनी है जन्म दर 23.7% है, ठीक है। और भारत में जो है 19.60% जो क्या है अशोधित जन्म दर या बात करें 2019 के अकॉर्डिंग जन्म दर है ये। अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर में क्या है राजस्थान में 5.7% है और भारत में 6% के आसपास क्या है मृत्यु दर है। अब शिशु मृत्यु दर की बात करें तो शिशु मृत्यु दर में क्या है 35 जो है राजस्थान की शिशु मृत्यु दर है और भारत में शिशु मृत्यु दर 30 है। तो बताइए आप सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में स्थिति खराब है शिशु मृत्यु दर में या राजस्थान में। यहाँ अंक ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ बात मृत्यु की हो रही है, ठीक है। ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप गलत करके आ जाते हैं। यहाँ जो नंबर बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मृत्यु की बात हो रही है, मृत्यु ज्यादा हो रही है। शिशु मृत्यु दर 35 है यहाँ पर। 1000 बच्चों में से 35 बच्चे राजस्थान में मरते हैं जबकि भारत में 30 बच्चे मरते हैं। यानी राजस्थान की स्थिति शिशु मृत्यु दर में खराब है। आपको ये इस तरीके से समझना है इन चीजों को। कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है, कोई कथन लिखा हुआ आता है तो आप उसको गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे याद ध्यान रखना है आपको। मातृ मृत्यु अनुपात, ठीक है, प्रति लाख जो जीवित जन्म है वहां पर माताओं की मृत्यु कितनी हो जाती है तो वहां देख सकते हैं आप 164 जो है 1 लाख बच्चों पर, ठीक है, प्रति जीवित जन्मों पर 1 लाख बच्चों पर राजस्थान में 164 जो है माताओं की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। जबकि हम भारत में देखें तो 113 यहाँ पर डाटा। तो यहाँ भी क्या है राजस्थान की स्थिति थोड़ी खराब है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यहाँ जो है जीवन की प्रत्याशा जो है 68.7% मतलब 68.7% है और भारत में देखें तो 69.4% है। अब हम बात करेंगे कि जो पेपर हमारा फर्स्ट है आर्थिक सर्वे में वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, कुछ बड़ी बड़ी बातें अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए क्या है प्रचलित कीमतों पर हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो देखना है कि उसमें स्थिर कीमतों पर पूछा है या फिर प्रचलित कीमतों पर पूछा है, ठीक है। तो प्रचलित कीमतों पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार हमने देखा कि 11.96 लाख करोड़ रुपए है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी है 232.15 लाख करोड़ रुपए। स्थिर कीमतों पर अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि जो है कितनी हुई है वो देखें तो भारत में कितनी है 9.2% और राजस्थान में कितनी है 11.04%, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको स्थिर कीमतों पर बताया गया है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी है तो भारत में प्रचलित जो है कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 रुपए है और राजस्थान में जो है 1,35,218 रुपए है। प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान, ठीक है। अब ये जो डाटा जो है आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, यहाँ पर हड्डी बना लेनी है बिल्कुल कि ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली एक तो पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत है कृषि का योगदान, उद्योग का योगदान, सेवा का योगदान। और ये देख पूछ सकते हैं कि क्रम भी पूछा जा सकता है कि कृषि का क्रम जो है कृषि उद्योग और सेवा में सबसे ज्यादा कौन है सबसे कम कौन है। तो भारत में बात करें तो सबसे अधिक योगदान सेवा प्रतिशत का है, सर्विस सेक्टर का है 53.04%। उसके बाद उद्योग आते हैं 28.20%। कृषि का योगदान भारत में 18.76% है। अब बात करते हैं राजस्थान में तो राजस्थान में सबसे बड़ा सेवा सेक्टर ये यानी सेवा जो है सेवा का योगदान कितना है जीडीपी में 45.10% है। दूसरी बात आती है यहाँ पर कृषि में, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा कृषि। तो कृषि में कितना है 30.23%।
फिर आता है उद्योग 24.67%। तो आपको क्रम पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए आप। भारत के अंदर बात करें तो सबसे पहले आएगा सर्विस सेक्टर, उसके बाद कौन आएगा, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, उसके बाद कौन आएगा, एग्रीकल्चर। जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर सबसे पहले, फिर आ जाएगा एग्रीकल्चर, और उसके बाद में आएगा इंडस्ट्री, उद्योग धंधे। इस तरीके से आपको क्रम इन दोनों का ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे एग्रीकल्चर एवं उससे संबद्ध क्षेत्र के बारे में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियां कैसी हैं। अर्थव्यवस्था में योगदान जो है जीएसडी जो है जीएसडीवीए के अंदर फसल क्षेत्र का योगदान कितना है, स्थिर क्षेत्रों पर 12.16%, प्रचलित कीमतों पर 13.89% जो है फसल क्षेत्रों का योगदान होता है। अब बात करते हैं पशुधन क्षेत्रों की। पशुधन क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 13.34% जो है योगदान है। प्रचलित कीमतों पर 13.98% योगदान है। वानिकी के अंदर स्थिर कीमतों पर 2%, 2.79, और प्रचलित कीमतों पर 2.25। मत्स्य क्षेत्र, राजस्थान हमें पता है कि क्या है, एक रेगिस्तान वाला प्रदेश है, उष्ण जो है जलवायु यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ हमारे पास बरसात ही नहीं होती। जब वर्षा ही नहीं होगी तो क्या यहाँ पर मत्स्य पालन होगा, नहीं होगा। इसीलिए कारण क्या है कि मत्स्य क्षेत्र जो है उसका योगदान जीडीपी में बहुत कम है। अब पूछा जाए कि जीडीपी के अंदर सबसे अधिक योगदान जो है किसका है, तो सिंपल सा देखो किसका है, पशुधन क्षेत्र का है। ठीक है, दोनों जगह देख सकते हो, प्रचलित कीमतों पर भी और स्थिर कीमतों पर भी। अब बात आती है कि भारत में राजस्थान का वर्ष 2019-20 में शीर्ष फसल उत्पादन के रूप में योगदान किस जो है फसल का रहा। तो देखो बाजरा 45.56%। ठीक है, ये सबसे ऊपर क्यों लिखा गया देखते हैं अभी इसको। फिर आती है बात राई एवं सरसों की। तो राई एवं सरसों दोनों मिलाकर कितनी है, 46.28%। अगर आपको पूछा जाए केवल सरसों लिखा जाए, केवल राई लिखा जाए, तो क्या हो जाएगा, बाजरे से कम हो जाएगा। इसीलिए अकेला अगर बाजरे की बात की जाती है तो ये इसका योगदान जो है फसल उत्पादन में योगदान क्या है, सर्वाधिक है। कितना, 45.56%। राई एवं सरसों कितना है, 46.28%। फिर बात आती है तिलहन की। तो तिलहन कितना है, 20.30%। चने की बात करें तो चना चना कितना है, 23.44%। कुल दलहन तो 19.41%। ग्वार कितना है, 78.62%। अब बात आती है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, थर्ड चैप्टर है हमारा। तो ग्रामीण विकास में क्या है, पहली बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसकी योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये योजना क्या है, कितने कार्य दिवस इसमें मिलते हैं, अभी जो बजट के अंदर कितने कार्य दिवसों की वृद्धि की गई है। तो हम बात करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोटी मोटी जो इकोनॉमिक सर्वे में डाटा दिया गया है। तो 2021 तक, दिसंबर 2021 तक कितने कार्य दिवसों का सर्जन हुआ है, तो 2,0962.73 लाख जो है रोजगार दिवसों को क्या हुआ यहाँ पर सर्जन किया गया है। कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं रोजगार से, तो 63.26 लाख परिवार क्या हुए यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं। फिर बात आती है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंदर आवासों का यौन निर्माण नहीं पूछा जाएगा आपसे। इतना पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास जो योजना है ग्रामीण, वो कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो वो हम अलग से हर जो चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनाएंगे योजनाओं के बारे में, तो उसमें देख सकते हैं। यहाँ हम मोटी मोटी बातें पढ़ने वाले हैं। यहाँ बात की जाती है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए हर एक विधायक को कितने रुपए जो हैं अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए दिए जाते हैं।
अनुदान 15वां वित्त आयोग, तो यहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर बात आती है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या कितनी है। इकोनॉमिक सर्वे में ओडीएफ प्लस जो गांव हैं वो कितने हैं, 631। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पर ओडीएफ प्लस गांव क्या होते हैं, ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री जो है गांव उनको कहते हैं जहां पर खुले में शौच जो है मुक्त हो चुका है। आ रही है बात समझ में। तो ये आप बता सकते हैं कि ओडीएफ प्लस जो है गांव, ओडीएफ जो स्कीम है वो कब स्टार्ट की गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये कोई नहीं पूछा जाएगा आपको, शहरों के संघ और, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 4, औद्योगिक औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के अंदर बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए, जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, प्रचलित मूल्यों पर योगदान औद्योगिक क्षेत्रों का कितना है, 24.67% और स्थिर कीमतों पर जो है कितना है, 15.37%। तो यहाँ देख सकते हैं आप खनन क्षेत्र के लिए, खनन क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है, 2.78%। और स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी देखी गई है, 8.15%। विनिर्माण क्षेत्र जो है वहां पर 10.06% और स्थिर मूल्यों पर 23.75%। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रचलित मूल्यों पर और जो है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वह है 24.67% और स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी देखी गई है यहाँ पर, 15.37%। ये डाटा आपको जरूर याद होना चाहिए। भारत में जो है राजस्थान का कहाँ स्थान आता है अलग अलग जो है उद्योगों में, खनिजों में, तो भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य अब द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादन, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कच्चे तेल के अंदर। ये बात समझ में। दूसरी बात, राजस्थान के देश के कुल उत्पादन का 20% है। राजस्थान में देश के कुल उत्पादन, कच्चे तेल का उत्पादन का कितना उत्पादन होता है, 20% उत्पादन होता है। ये आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए बिल्कुल। फिर आती है बात खनिज, प्रमुख खनिजों की। तो राजस्थान में खनन किए गए खनिजों की संख्या कितनी है, 57। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने जो खनिज हैं उनकी खनन यहाँ पर किया जाता है। प्रमुख खनिजों के लिए जारी किए गए खनन पट्टों की संख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी, जो खनिजों की कुल खनिजों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। एकमात्र अग्रणी उत्पादक, जहाँ राजस्थान का एकमात्र उत्पादन होता है, ठीक है, जिन जिन खनिजों के लिए, तो कौन कौन से हैं, शीशा और दस्ता जो अयस्क है वो यहाँ पर एकमात्र, सेलेनाइट, वोस्टेनाइट, सिल्वर, कैल्साइट, जिप्सम, बॉल क्ले, फॉस्फोराइट फॉस्फोराइट, गेरू, स्टेटाइट, फेल्सपार, फायर क्ले, मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि। आपको ये तो एकदम याद रखना है, ये आपके जो भी है ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप सिर्फ शीशा, जस्ता, सेलेनाइट, वोस्टनाइट तक पढ़कर ही रुक जाते हैं। आपको याद रखना है कि एकमात्र उत्पादक राजस्थान है सिल्वर, कैल्साइट, जिप्सम, बोल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टेटाइट, फेल्सपार, फायर क्ले, मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट। आप पेपर उठाकर देख सकते हैं पिछली बार वेब असिस्टेंट का और बाकी अदर भी, जहाँ पर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र उत्पादक कौन सा है, तो वहाँ सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोसनाइट तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि जो आगे के जो अलग जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको याद रहे। राज्य में सर्वाधिक निर्यातित 5 वस्तुएं एवं प्रतिशत अंश, तो ये हम देखने वाले हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत अंश के बारे में, सबसे ज्यादा निर्यात कौन कौन सी चीजें की जाती हैं। तो देखिए अभियांत्रिकी वस्तुएं, मैंने तो
इंजीनियरिंग की जो वस्तुएं हैं वो कितनी 14.75% क्या है, निर्यात की जाती है। फिर बात आती है हस्तकला की, तो यहाँ पर 11.76%। कपड़ों की बात करें तो 10.86%। धातुओं की बात करें तो 11.01%। रासायनिक एवं संबंध जो है उससे जो चीजें हैं वो कितनी, 9.51%। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या पूछा जाएगा, क्या यहाँ पर प्रतिशत पूछा जाएगा? हो सकता है कि प्रतिशत पूछ ले, लेकिन प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तुओं की प्रतिशत पूछी जाएगी। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा कि सही क्रम बताइए कि सबसे अधिक जो है राजस्थान से निर्यातित होने वाली वस्तुओं का सही क्रम बताइए। सर्वाधिक कौन सी वस्तु जो है निर्यातित होती है, सबसे कम कौन सी होती है? तो सबसे अधिक होने वाली 5 में देखो आपको याद होनी चाहिए इंजीनियरिंग की वस्तुएं। ठीक है, सबसे पहले इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज हैं या वस्तुएं हैं। फिर बात आती है हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हस्तकला। फिर आती है कपड़ा, ठीक है, तो कपड़ा। फिर उसके बाद में देखो, कपड़े के बाद में देखो धातु दे रखा है, ठीक है, लेकिन पहले क्या आएगा, प्रतिशत के अंदर धातु पहले आएगा, 11.01% है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेटल पहले आएगा। फिर आएगा क्लॉथ, एंड उसके बाद में क्या आएगा, केमिकल। ठीक, तो ये जो आपको क्रम आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग की वस्तुएं, फिर हैंडीक्राफ्ट और फिर मेटल यानी धातुएं। इसके बाद बात करें यहाँ विद्युत गैस, ये चीजें आपको याद नहीं करनी है बिल्कुल भी। फिर आती है बात चैप्टर नंबर 5 पे, आधारभूत संरचनाओं का विकास। तो इसके अंदर बात आती है ऊर्जा की। ऊर्जा के से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से ही होते हैं। अधिस्थापित क्षमता जो है राजस्थान में 31 दिसंबर 2021 तक कितनी है, 23,321.40 मेगावाट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, इसको आपको याद रखना है। फिर आती है सौर ऊर्जा की बात। सौर ऊर्जा की बात करें तो क्षमता जो है सौर ऊर्जा की हमारे पास 142 गीगावाट की है। अधिस्थापित आज हम कितना कर पा रहे हैं, 2021 दिसंबर तक 9,228.70 मेगावाट तक ही हम उत्पादन कर पा रहे हैं। हम 142 गीगावाट, ठीक है, गीगावाट ज्यादा होता है, ठीक है, और मेगावाट कम होता है। तो हम अभी तक 142 गीगावाट में से 9,228.70 मेगावाट ही उत्पादन कर पा रहे हैं। हमारी क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट की। पवन ऊर्जा की बात करें तो हमारी क्षमता 1,27,750 मेगावाट की है। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की क्षमता कितनी है और हमारे यहाँ पर उत्पादन कितना हो रहा है। तो आपसे पवन ऊर्जा की क्षमता हमारे पास 1,27,750 मेगावाट है, और अधिस्थापित जो आज हमारे पास उत्पादन है, या हमारे पास उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए गए हैं, तो कितने मेगावाट के हैं, 4,338 मेगावाट के संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। बात आती है बायोमास ऊर्जा की, तो अधिस्थापित हमारे पास क्षमता जो है कितनी है, 120.45 मेगावाट की है। कुल सड़कों की लंबाई, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। सड़कों का घनत्व आप जरूर देख सकते हैं कि 79 या 79.76 किलोमीटर पर 100 जो है वर्ग किलोमीटर आपसे ये दिया गया है। तो सड़कों का घनत्व जरूर पूछ सकता है राजस्थान में। काफी बार परिवहन के जो क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात आती है महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा कब की जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट डे है, ये दे रखा है आपको महिला दिवस पर। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। और रक्षाबंधन पर, ठीक है, तो कौन कौन से दिवसों पर महिलाओं को निशुल्क यात्रा जो है प्रोवाइड की जाती है, तो ये दोनों देख सकते हैं, महिला दिवस पर और रक्षाबंधन पर। बात ये हमने देख लिया। परिवहन एवं संचार की बात करते हैं। परिवहन एवं संचार में कुल वाहन पंजीकरण नहीं याद रखना, कुल रेल मार्गों की लंबाई मार्च 2020 तक। ठीक है, तो परिवहन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में आपको दे रखे हैं। तो ये ऑथेंटिक डाटा है आपका। कुल रेल मार्गों की लंबाई 2000 मार्च 2020 तक 5,998 जो है किलोमीटर का राजस्थान में रेल मार्ग है।
5,998। टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या 6.68 करोड़ है, याद रखो, तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 6, सेवा क्षेत्र के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं सेवा क्षेत्र के बारे में। सेवा क्षेत्र के सबसे पहले क्या याद रखना है आपको कि पूरी जीडीपी में जो योगदान है वो कितना है, 45.10%। स्थिर कीमतों पर मूल्यों में जो कितनी वृद्धि हुई है, 11 पॉइंट, या वृद्धि जो दर है वो देखें तो 11.89% की है। बाकी यहाँ आपको कुछ डिटेल आपको याद नहीं रखनी है, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है बस इतना ही याद रखना है। अब बात आती है राजस्थान में जन आधार प्राधिकरण, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों के पते, संबंध, पहचान के दस्तावेज के रूप में जन आधार को क्या कर दी गई है, मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं एक इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पर क्या है, ई मित्र @होम सर्विस। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ई मित्र @होम सर्विस का जो है कहाँ शुभारंभ किया गया। तो जयपुर और जोधपुर के शहरी क्षेत्रों में, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो शहरी क्षेत्रों में क्या किया गया, ये ई मित्र की होम सर्विस दी जाएगी, कहाँ, जो है जयपुर और जोधपुर में। अब बात आती है राज्य के एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म। ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य में एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म जो है कहाँ जो है प्रारंभ किया गया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, शहरीकरण और शहरी विकास। इस चैप्टर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, देखो एक चीज जो याद रखनी है आपको, कोचिंग हब सेंटर जो है बनाया जा रहा है कहाँ पर, प्रतापनगर जयपुर में। तो आपको याद रखना है कि कोचिंग हब सेंटर राजस्थान में कहाँ बन रहा है, तो प्रतापनगर, और प्रतापनगर कौन सा, जयपुर में। आ रही है बात समझ में। कितने बच्चों का है तो देख लो आप, 70,000 बच्चों की जो क्षमता वाला कोचिंग हब यहाँ पर बनाया जाएगा। ई बिड सबमिशन के माध्यम से बुधवार जो है नीलामी उत्सव मनाया जाता है। पहले बात तो आपको याद बतानी चाहिए, जिसके में क्या होता है, आवासीय संपत्तियों का निस्तारण किया जाता है, ठीक है। आपको इसमें डाटा नहीं याद रखने हैं, आपको इतना याद रखना है कि ई बिड सबमिशन के माध्यम से जो बुधवार जो है नीलामी उत्सव, आपसे पूछा जा सकता है कि बुधवार नीलामी उत्सव किससे संबंधित है, तो ये है ई बिड सबमिशन या आवासीय संपत्तियों के निस्तारण से संबंधित है। अब बात करते हैं आगे, एशिया का सबसे बड़ा सिटी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में जो है विकसित होगा। तो ये इस तरीके से आपको डाटा पढ़ने हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है, सब कुछ नहीं याद रखना है इसमें से। बात आती है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना आपको पता है, इसमें 8 रुपए प्रति प्लेट जो है दोपहर में बात भोजन और रात्रि में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। 8 रुपए प्रति प्लेट दोपहर और रात्रि में। इसमें कितना जो है करोड़ व्यक्ति जो है लाभान्वित अभी तक हुए हैं, तो 4.7 जो करोड़ व्यक्ति लाभान्वित। आपको ये जो 8 रुपए प्रति प्लेट है वो जरूर याद रखना है। मुख्यमंत्री भोजन योजना, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरतमंद व्यक्तियों को 4 करोड़ भोजन के पैकेटों का वितरण किया गया था, और ये डाटा कोई काम का नहीं है आपके। फिर बात आती है चैप्टर नंबर 8, बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। अगर आप कोई शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हेडमास्टर वगैरह की एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो ये आपको डाटा याद रखने चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय कितने हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं, ठीक है, और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय कितने हैं। बाकी और किसी को ये डाटा याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप जरूर देख के जाएं ये स्वास्थ्य की डाटा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, ठीक है।
जो बाकी एग्जाम्स हैं वहाँ जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो कौन से डाटा है, तो वो आपको याद रखना है। ये स्वास्थ्य सूचकांक SRS बुलेटिन 2019, ये आपको याद रखना है कि जन्म दर कितनी है, 23.7%। ठीक है, मृत्यु दर कितनी है, 5.7%, और शिशु मृत्यु दर कितनी है, 35। तो ये जो डाटा है वो आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। पूछ सकता है कि यहाँ पे स्वास्थ्य में जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है और शिशु मृत्यु दर कितनी है। अन्य सामाजिक सेवाएं और कार्यक्रम, क्या हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जल जीवन मिशन में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिया जाता है। अब कितने नल कनेक्शन दिए गए हैं, तो 2.5 लाख जो है कनेक्शन दिए गए हैं। आप याद रखिए तो रखिए, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता जो विभाग है, वहां पर आपको अगर सेवा प्राप्त करनी है तो टोल फ्री नंबर है 1800 180 61 27। तो इस पे जो है एक कॉल सेंटर की शुरुआत हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1800 180 61 27 जो है इसका जो है टोल फ्री नंबर है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग के। फिर बात आती है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना काफी बार पूछी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको इसको बना सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बना लीजिए इसके ऊपर। इसमें क्या होता है कि राज्य में प्रजनन आयु की जो लड़कियों और महिलाओं को क्या है, मुफ्त सैनिटरी जो नैपकिन का वितरण किया जाता है। आगे आप देखें कि 2008 जो अभी RS का एक जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं यही जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कि मुफ्त सैनिटरी नैपकिन से संबंधित जो कौन सी योजना है। अब बात आते चैप्टर 11 की, सतत विकास गोल्स MSDG। SDG जो को एजेंडा है वो 2030 तक का है। क्रियान्वयन की अवधि कितनी है, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक है। ठीक है, सतत विकास के जो गोल्स हैं उनके अंदर कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, 169 क्या है टारगेट है, 169 टारगेट है, और 247 क्या है हमारे वैश्विक संकेतक है। इसका जो मोटो है या नारा है वो क्या है, कोई भी पीछे ना रहे। तो आपसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन की SDG का जो मोटो है वो क्या है, कोई भी पीछे ना रहे। नेक्स्ट, ये जो 5P है उसका क्या मतलब है। फर्स्ट P मतलब पीपल एंड पॉवर्टी एंड हंगर इन ऑल फॉर्म एंड एंश्योर डिग्निटी एंड इक्वलिटी। सबसे पहले लोगों की बात होगी, उनकी गरीबी भूख इनके बारे में बात होगी और उनके सम्मान की बात होगी। दूसरी बात करें प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, समृद्धि, एंश्योर प्रॉस्परस एंड फुलफिलिंग लाइव्स इन हार्मनी विद नेचर। प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य बिठाते हुए हमें क्या करना है, अपना विकास करना है। फिर बात आती है थर्ड पी की, तो वो कौन सा है, पीस मतलब शांति, यानी फोस्टर पीसफुल जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। ठीक है, बात आती है पार्टनरशिप, तो फोर्थ पी। आपको 5P भी पूछा जा सकता है कि जो 5P है उनकी पूरी फुल फॉर्म बताइए। तो फर्स्ट पीपल, ठीक है, दूसरा प्रॉस्पेरिटी, थर्ड हमारे पास पीस, पार्टनरशिप, एंड फोर्थ प्लेनेट। आ रही है बात समझ में, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ हमारे पास कौन सा होगा, प्लेनेट। तो पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एंड पीपल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हैं 5Ps हैं। आप उसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। इसके जो गोल हैं वो आप देख सकते हैं, 17 गोल कौन से हैं। फर्स्ट गोल जो है नो पॉवर्टी, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी गरीबी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले गरीबी मिटाइए। फिर उसके बाद में दूसरा हमारे पास गोल क्या है, नो हंगर, तो भूख हमें मिटानी है। फिर उसके बाद में जब भूख मिट गई उसके बाद में गुड हेल्थ, तो उसको अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना है। जब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, उसको अच्छी जो है शिक्षा उपलब्ध करवानी है।
उसके बाद क्या करना है, जेंडर इक्वलिटी, जो महिला और पुरुष में क्या करनी है, इक्वलिटी, समानता लानी है। उसके बाद उसको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, क्लीन वाटर, अच्छा स्वच्छ पानी उसको उपलब्ध करवाना है। फिर बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी। 7वें नंबर पे आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा सस्टेनेबल हमारा गोल है, या गरीबी हमारा कौन सा सस्टेनेबल गोल है, ठीक है, एजुकेशन जो है हमारा कौन सा सस्टेनेबल, कौन से नंबर का सस्टेनेबल गोल है। तो आपको डायरेक्टली याद रहना चाहिए। 8 नंबर पे हमारे पास क्या है, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 नंबर पे क्या है, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 नंबर पे रिक्वायर्ड जो है इनइक्वलिटीज, सॉरी रिड्यूस्ड, जो है हमें क्या करना है, असमानताओं को कम करना है। 11 नंबर पे कौन सा है हमारे पास, सस्टेनेबल जो सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो 11 नंबर पे ये है। 12 नंबर पे क्या है, रेस्पॉन्सिबल जो कंजप्शन हमें करना है। 13 नंबर पे क्लाइमेट चेंज, काफी बार बात होती है कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा था, वो कौन सा हमारे पास गोल है, 13 नंबर का गोल है। फिर आती है 14 नंबर पे, तो लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, पानी के नीचे जो जलीय जीव हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है, तो वो 14 नंबर पे है। 15 नंबर पे कौन सा जो सस्टेनेबल गोल है, लाइफ ऑन लैंड, जो पृथ्वी पर जीवन है उसके बारे में बात करते हैं। 16 नंबर हमारा कौन सा है, पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय की बात आती है 16 नंबर सस्टेनेबल गोल में। और 17 नंबर सस्टेनेबल गोल जो है वो क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है, हमें क्या करना है, जो सभी जो देश हैं उनको मिलकर क्या करनी है, पार्टनरशिप के साथ इन गोल्स को अचीव करना है। तो ये आप पूछा जा सकता है आपसे, कम से कम आपको ये शुरू के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तो याद रखनी ही है, जैसे गरीबी के लिए कौन सा है, भूख के लिए कौन सा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा है, शिक्षा के लिए कौन सा है, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी के लिए कौन सा है, स्वच्छ पानी के लिए कौन सा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए कौन सा है, और क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा है। इस तरीके से जो गोल्स हैं आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं हम डाटा की, कि आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर जो है मूल्य पर 2021-22 में जो कितनी है हमारे पास, तो ये देख सकते हैं आप, तो 7,33,000 यहाँ पर 17, ये क्या है हमारे पास, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी है। अब बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पर, ठीक है, तो प्रचलित मूल्यों पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 11,96,137 जो है रुपए की हमारी क्या है, प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी है। फिर बात आती है सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है, ठीक है, वृद्धि दर, स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी है हमारी, देखो 2021 में वृद्धि दर हमारी थी -2.86, ठीक है, माइनस में चली गई थी, क्यों, कोरोना के कारण। अब बात आती है यहाँ पर 21-22 के अंदर क्या है, 11.04% है स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर। प्रचलित मूल्यों पर अगर वृद्धि दर बात करें तो कितनी है, 18.04% है। सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर बुनियादी मूल्यों पर, ठीक है, बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान कितना है, ठीक है, तो बुनियादी मूल्यों पर कितना है, कृषि योगदान, जो कृषि उद्योग और सेवाएं, तो कृषि का योगदान कितना है, 28.85%, 26.34%, ये किसका है, हमारे उद्योगों का। और सेवाओं का कितना है, 44.81%। अब याद आती है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ तो क्या था, स्थिर मूल्यों पर था। अब बात करते हैं हम प्रचलित मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर जो है कृषि का योगदान कितना है, 30.323%। उद्योगों पर जो है कितना है, 24.67%। सेवाओं के लिए कितना है, 45.10%। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि स्थिर मूल्यों पर जो है जीडीपी कितनी है, जो कृषि का योगदान कितना है, उद्योगों का योगदान कितना है, और सेवाओं का योगदान कितना है। प्रचलित मूल्यों पर जो है
जीडीपी में कृषि का योगदान और उद्योग और सेवाओं का योगदान कितना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट डाटा है, आपको जो वीडियो के लिए एग्जाम में देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा हो सकता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर जो है कितना है, ये आप देख सकते हैं 64 81 42, ठीक है। अब 6,48,142 जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है हमारा स्थिर मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो क्या है हमारे पास 10,78,903 जो है प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, पहले स्लाइड से ही। तो यहाँ देखिए आप स्थिर मूल्यों पर कितनी है हमारी 81,231। प्रचलित मूल्यों की बात करें तो यहाँ कितनी हो जाएगी 1,35,218 यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय के लिए जो आधार वर्ष है वो कितना कौन सा होता है 2011-12। अब देखिए जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप जो ग्राफ देखकर बिल्कुल घबराएंगे नहीं। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या पिछले 5 वर्षों से सकल घरेलू राज्य उत्पाद में लगातार वृद्धि हो रही है, या क्या पिछले 5 वर्षों से वृद्धि दर लगातार बढ़ती जा रही है। तो इनके आंसर देखने के लिए आप हमें ये जो ग्राफ है वो पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं ये जो रेड वाले जो बार्स हैं, ठीक है, ये किसको दर्शा रहे हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद को। सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, इतना था, फिर 62 से 64, फिर 67, फिर वापस यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे 67 से 66 पर आ गया, उसके बाद कितना गया 73। क्या लगातार 5 वर्षों से बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर लगातार पिछले 5 वर्षों से, ठीक है, स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगातार रूप से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपको एक बार क्लियर हो गया बात। क्या वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ रही है क्या, तो देखते हैं यहाँ से यह कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई और फिर यहाँ से बढ़ गई। तो वृद्धि दर भी एक समान नहीं है या लगातार रूप से बढ़ी हुई नहीं आ रही है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। उसके बाद देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर। जो हमने पहले देखा था वो क्या था, स्थिर मूल्यों पर था, अब जो देख रहे हैं वो प्रचलित मूल्यों पर देख रहे हैं। अब देखो क्या स्थिर मूल्यों पर देखते हैं, हाँ सॉरी प्रचलित मूल्यों पर देखें तो सकल राज्य जो उत्पाद है वो क्या बढ़ रहा है क्या, देखते हैं 83 था पहले, फिर 91 हो गया, फिर 99 हो गया, फिर 101 हो गया और अब 119 हो गया। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, लगातार जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये बात समझ में, तो बात करें कि प्रचलित मूल्यों पर जो राज्य की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, पिछले 5 वर्षों से। तो ये आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ग्राफ याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, डाटा याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर भी लगातार 5 वर्षों से बढ़ रही है क्या, तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ 9.46, 9.51, 9.58, फिर यहाँ पे क्या हो गई 1.43 है, ठीक है, और यहाँ पर 18.04 हो गई है। तो क्या पिछले 5 वर्षों से क्या हो रहा है, वृद्धि दर जो है वो लगातार रूप से बढ़ती जा रही है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ एक ही केस में जो है पिछले 5 वर्षों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ती जा रही है, वो कौन सा है, प्रचलित मूल्यों पर राज्य की सकल घरेलू उत्पाद लगातार पिछले 5 वर्षों से बढ़ता जा रहा है। ये आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सकल राज्य जो है मूल्यवर्धन प्रचलित जो मूल्यों पर उनका क्षेत्रवार योगदान कितना है। तो हम देखते आए हैं कि कृषि का योगदान जो है 2021 में कितना है, कृषि का योगदान 30.23%, और जो उद्योग धंधे हैं उनका कितना है 24.67%, और जो सेवाएं हैं उनका योगदान कितना है 45.10%।
प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है लगातार पिछले 5 वर्षों से बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। तो देखिए, स्थिर कीमतों की बात करते हैं सबसे पहले। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो है बढ़ती हुई जा रही थी, लेकिन यहाँ क्या हो गई, कम हो गई। तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय लगातार पिछले 5 वर्षों से नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर। यहाँ से यहाँ बढ़ी, ठीक है, फिर यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी है या कम हुई है, यहाँ भी बढ़ गई है और यहाँ भी बढ़ गई है। प्रति व्यक्ति आय जो है प्रचलित कीमतों पर लगातार 5 वर्षों से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये आपको ग्राफ में बात समझ में आ गई। अब बात आती है महंगाई की या फिर मुद्रास्फीति की। अगर आप में से कुछ लोग काफी थक चुके हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा देर घूमिए फिरिए और वापस आकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की माप या महंगाई। तो महंगाई के मापने के लिए दो सूचक हैं, कौन कौन से हैं, WPI और CPI। WPI का पूरा नाम क्या है, थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जो CPI है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब हम बात करते हैं एक एक। सबसे पहले बात करेंगे थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। यह भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है, यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति का क्या है, संकेतक है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सबसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार कि WPI का जो है कौन जारी करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आर्थिक सलाहकार, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपको याद रखना है कि कहाँ से ये प्रकाशित किया जाता है, तो उद्योग मंत्रालय, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आर्थिक सलाहकार जो है इसको प्रकाशित करते हैं। बात आती है उसमें उद्योग, इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले बिंदु किए जाने वाले सभी लेन देन क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल जो होती है उसके लिए कौन से जो सूचक काम में ले जाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो सूचक है वो काम में लिया जाता है या सूचकांक काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिए आधार वर्ष, पहले आधार वर्ष कितना था, 2004 से 2005 से संशोधित कर 2011 से 2011-12 कर दिया गया है। आ रही बात समझ में, तो दो चेंज कब किया गया, 2017 में, और क्या कर दिया गया चेंज करके, 2011-12 कर दिया गया है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि कौन से मंत्रालय द्वारा होलसेल प्राइस या थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है और इसका आधार वर्ष क्या है। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता है। आ रही है बात समझ में। फिर इसका आधार वर्ष कहता क्या है, CPI का आधार वर्ष क्या होता है, 2012। यह चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्य के स्तर के समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय जो है खर्च करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो CPI है वो कितने प्रकार का होता है, तो CPI 4 प्रकार का होता है। CPI 4 प्रकार में तो शुरू के जो 3 हैं वो कौन कौन से हैं, CPI IW मतलब औद्योगिक श्रमिकों के लिए, इंडस्ट्रियल जो वर्कर हैं उनके लिए। AL मतलब जो एग्रीकल्चरल जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए CPI AL। CPI RL ये किसके लिए है, रूरल लेबर यानी ग्रामीण जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए। तो शुरू के जो 3 हैं, इन तीनों को कौन जारी करता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो, ठीक है, लेबर ब्यूरो द्वारा क्या किया जाता है, संकलित किया जाता है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि CPI IW कौन जारी करता है, CPI AL कौन जारी करता है, CPI RL कौन जारी करता है। और बात करें कि CPI
सिंपल सीपीआई आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण और शहरी और संयुक्त रूप से कौन जारी करता है, तो सीपीआई को सांख्यिकी कार्यक्रम, इसको चेंज कर लें हम कलर, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कौन सा जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ द्वारा संकलित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मंत्रालय पूछे तो कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और कौन सा विभाग है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आ रही बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि क्या लगातार बढ़ रहा है, लगातार पिछले 5 वर्षों से औद्योगिक सूचकांक जो है बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये तो आपको यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, उसके लिए डाटा हमारे पास कितना है अभी 131.33, ठीक है, ये याद रखना है आपको। थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष जो है कितना दे रखा है आपको 1999 से 2000 तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोक भाव सूचकांक दे रखा है और उसमें परिवर्तन दे रखा है। तो क्या जो है थोक मूल्य सूचकांक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 292, 301, 316, 337, 369। तो पिछले 5 वर्षों से थोक मूल्य सूचकांक लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रतिशत में परिवर्तन भी लगातार ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप वापस डाटा देख सकते हैं आर्थिक समीक्षा के कुछ जो डाटा रह गए थे। कृषि उत्पादन सूचकांक कितना है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना कि कृषि उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष कौन सा है, 2005-6 से 2007-8, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुल खाद्यान्न का उत्पादन, आपने अगर पिछली बार एलडीसी का एग्जाम दिया होगा तो वहां आपको पता होगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, कुल तिलहन उत्पादन कितना है, कुल दलहन उत्पादन कितना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो देखिए यहाँ हम ईयर की बात करें तो 2020-21 और 21-22। तो 20-21 में हमारे पास 269.09 और 21-22 की बात करें तो अनुमानित है हमारे पास 225.20। तो कुल खाद्यान्न जो है उत्पादन कितने में नापा जाता है, लाख मेट्रिक टन। तो कितना हो जाएगा ये 269.09 लाख मेट्रिक टन हमारे पास पिछले साल था। और इस साल हमने जो अनुमानित किया है वो कितना है 225.20 लाख मेट्रिक टन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष देखा आप लोगों 2011-12, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष क्या है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। डाटा आप देख सकते हैं 122.34 पिछले साल के लिए और इस साल के लिए हमने अनुमानित किया है 131.33। थोक मूल्य सूचकांक देख सकते हैं आधार वर्ष 1999 से 2000, 1999-2000। तो इसके लिए जो डाटा दे रखा सूचकांक का वो पिछले साल के लिए कितना था 337.70 और अभी आगे के लिए अनुमानित किया हमने 369.01%। प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, तो पिछली बार प्रतिशत में परिवर्तन 6.87 का प्रतिशत था और इस बार जो परिवर्तन होगा वो 9.27% का होगा। अधिस्थापित जो ऊर्जा है, क्षमता है, वो हमने अभी देखी थी कितनी 23,321 मेगावाट। आ रही है बात समझ में? वाणिज्यिक बैंक शाखा ये हमें नहीं याद रखनी। फिर ये डाटा आपको फिर वापस से आ गए हैं तो आप ये डाटा देख सकते हैं, जो डाटा हमारे पास यहाँ से कंप्लीट नहीं हुए थे वो देख सकते हैं। ये सभी का एक जगह मिल जाएगा आपको डाटा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम हर चैप्टर के सभी योजनाओं को अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएं, पढ़ाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।